चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं नीतू कपूर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पंजाब फोकस की जो टीम है वो हमेशा आपको जालंधर के किसी न किसी प्रसिद्ध शख्सियत से रूबरू करवाती है। ऐसे ही आज भी हम एक जालंधर में ही मशहूर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जो प्रसिद्ध कवि, पूर्व पार्षद और वरिष्ठ पत्रकार, एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में जो मशहूर हैं हमारे शहर में, श्री वीरेंद्र शर्मा जी, योगाचार्य श्री वीरेंद्र शर्मा जी, आज मैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। आपका हमारी टीम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि सर आप जानते हैं कि ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये जो है पूरे पंजाब, विश्व को ही नहीं पंजाब को भी, सबको अपनी गिरफ्त में ले रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना जो है जी, इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रस्त हो रहा है। अगर हम मार्च महीने की बात करें तो इंडिया 40वें नंबर पर था, नीचे से टैली में, और ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो तो अब बर्बाद हो रही है और हिंदुस्तान बचा हुआ है। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हो गई हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है और जिस रफ्तार से इंडिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक 6 दिन के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे होगा। ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ के इंडिया दूसरे नंबर पे चला जाएगा। और अगर अब जो पोजीशन है, अब अमेरिका में भी 20-22 हज़ार केसेस रोज़ आ रहे हैं और इंडिया में अब 80,000 केसेस रोज़ आ रहे हैं। तो अगर 60,000 केसेस रोज़ अमेरिका से भी इंडिया के ज़्यादा आते रहे और 2 महीने और अभी वैक्सीन नहीं आई तो इंडिया अमेरिका को छोड़ के पहले नंबर पे भी जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो बात है, अमेरिका जो है वो एक संपन्न देश है, वो एक डेवलप्ड कंट्री। वहाँ पर अगर इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो वो डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। हमारी इकोनॉमी अगर बर्बाद होती है तो हम कई बरस पीछे चले जाएंगे और हमारा देश जो है इकोनॉमिकली इतना पीछे चला जाएगा कि आज हम बात करते हैं चाइना के साथ हमारा युद्ध जैसे माहौल है, हमें कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि अभी वर्ल्ड वार भी हो सकती है और उसमें हमें भाग लेना पड़ सकता है। लेकिन वार कभी भी धन के बिना नहीं होती। 5 राफेल आ जाने से वार नहीं जा सकती। खरबों रुपए खर्च होते हैं और जब कभी एक वार हो जाती है तो कम से कम 20 साल पीछे जाते हैं। तो अभी पहले हमें नोटबंदी ने मारा, उसके बाद जीएसटी ने मारा और अब कोरोना ने हमें बर्बाद कर दिया। और इसके अतिरिक्त हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो भी कभी ऐसी रही नहीं है कि जिसमें ये दिखाई दे कि सरकार इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। जैसे कि सर आपने बात अभी की चाइना की, तो आपके ओपिनियन से क्या है कि ये वॉर हो सकती है या नहीं? नहीं, वॉर इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा वॉर हो। ना चाइना चाहेगा वॉर हो, ना रशिया चाहेगा वॉर हो, ना अमेरिका, दोनों देश खत्म होंगे इसमें। कोई नहीं चाहता वॉर। वार तो एक आखिरी हथियार होता है, जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है फिर जाके वार होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई वार होने वाली है। लेकिन वार न भी हो, जिस तरह से वार की तैयारी करनी पड़ती है, जिस तरह से फौज की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, जिस तरह से फौज को हमें इधर से उधर भेजना पड़ता है, उसके ऊपर ही अरबों रुपए खर्च आ जाते हैं। अब बॉर्डर के ऊपर सेना जो है वो जा रही है, एक बॉर्डर पे आप जाते हो, दूसरे पे वो आ जाते हैं, फिर वहाँ आप जाते हो। इस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोस्त हैं, उनकी दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है, आपको चाइना के बॉर्डर पे भी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है। तो उस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं हमारे। तो एक तरफ कोरोना की वजह से अभी आप देखो ना देश के अंदर हो क्या रहा है। जो स्टेट्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने जीएसटी के पैसे लेने, अपने फंड हैं उनके, और वो मांगने गए हैं और वहाँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो उनको कह रही है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इकोनॉमी तो अब भगवान के भरोसे है, आप रिजर्व बैंक से लोन लेके अपनी तनख्वाहें दो। अब ज़रा सोचिए, अभी अगर
जो हालात हैं, जो कहा जा रहा है कि जनवरी में जाके कहीं वैक्सीन आएगी, 4 महीने अभी और पड़े हैं, पर वो भी कभी श्योर नहीं है कि जनवरी में आएगी। श्योर कुछ भी नहीं है अभी, श्योर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आई तो जनवरी से पहले तो नहीं आएगी। तो 4 महीने अभी अगर और वैक्सीन नहीं आती, 4 महीने अभी अगर और काम बंद रहते हैं, अर्थव्यवस्था ठप रहती है, लोगों को बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है, तो क्या होगा? स्टेट्स के पास पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पैसे देने को तैयार नहीं है। वो कहती है रिजर्व बैंक से आप ले लो। बैंकों को किस्तें नहीं जा रही हैं, EMI बंद है। अभी अगले महीने से, सितंबर से सरकार ने अभी बढ़ाई नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि अभी और बढ़ाया जाए, अभी भी EMI ना ली जाए। तो अगर और नहीं मिलती तो बैंकिंग भी प्रभावित होगी, आम जनता भी प्रभावित होगी, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगार जो हो गए हैं वो सब दबाव हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की तनख्वाहें कम करी जा रही हैं। तो बहुत मुश्किल है सेंट्रल सरकार को कोई, हालांकि सेंट्रल सरकार जिस तरह से उन्होंने अब अगले महीने से लॉकडाउन के शर्तें कमज़ोर करने का काम शुरू किया है, गाइडलाइंस आई है उनके, भी चला रहे हैं। अब मैरिज पैलेसेस में भी 100 लोगों को इजाज़त दे रहे हैं। उससे लग रहा है कि सरकार को भी पता है कि अब कोरोना में चाहे बीमार ज़्यादा होते रहे, चाहे मरते रहे, अब हमें इकोनॉमी को, वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग अब करना शुरू किया उन्होंने। सरकार को भी, जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात का सरकार को एहसास है। लेकिन अब वहाँ 2 ही चीज़ें हैं, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करोगे तो लोग मरेंगे, लोगों को बचाने की कोशिश करोगे तो इकोनॉमी। ये तो ये है कि भारत जो है वो एक मझधार में फंसा हुआ है अब, ये पोजीशन है उसकी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि अब इकोनॉमी तो भगवान के भरोसे है, लेकिन भगवान के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों को सब्सिडी देनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कर्ज लेना है तो वो वर्ल्ड बैंक से ले, वर्ल्ड बैंक से लेके अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाए और लोगों की जान माल की भी रक्षा। जैसा कि आपने सुना, अभी जो भारत है, हम चारों तरफ से ही घिरते जा रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि हर एक बंदा भी थोड़ा अपना स्टैंड ले, अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। सरकार की तरफ से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि सरकार के बिना, या कह लो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बिना या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना, कोई भी जो स्टेट है, कोई शहर है, कोई देश है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे कि पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से जो राशन राहत सामग्री J&K में भेजी जाती है, तो J&K की न्यूज़ तो आप सब न्यूज़ चैनल्स पर भी सुनते हो, पर जैसे शर्मा जी जो हैं हमारे, ये हर महीने वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने जाते हैं। ये वहाँ के इंचार्ज भी हैं, प्रधान भी हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो से हम इनसे सुनना चाहेंगे, इनके मुख से, कि J&K के क्या हालात हैं। J&K के हालात, अगर तो हम बात करते हैं कि वहाँ की मिलिटेंसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा पर जो हालात हैं उनकी बात करते हैं, तो वो हालात 370 दफ़ा जब तोड़ी गई थी पिछले साल 5 अगस्त को, तो हर देशवासी को ये लगता था कि अब जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा लगता था कि 370 तोड़े जाने के बाद वहाँ पर मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन हालात ये हैं कि पहले से हालात ख़राब हुए हैं, ठीक नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक, पिछली अमरनाथ यात्रा ख़राब हो गई, इस अमरनाथ यात्रा को अगर कोरोना के साथ जोड़ लिया जाए तो बर्बाद हो गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक हालात वैसे भी वहाँ ठीक नहीं हुए हैं। अभी तक हम वहाँ पर इंटरनेट नहीं चला पाए हैं, अभी तक हम वहाँ पर कारोबार नहीं खोल पाए हैं। लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से अब जम्मू कश्मीर जो है वो बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात आज भी ख़राब हैं, आज भी वहाँ पर उग्रवाद की घटनाएं रोज़ हो रही हैं, आज भी वहाँ सीमा पर गोलीबारी रोज़ हो रही है, और जो लोग बिल्कुल सीमा के ऊपर हैं उनके हालात बद से बदतर हैं। उन लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग भी वहाँ पर राशन लेके नहीं जा पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। हमें वहाँ से टेलीफोन आते हैं, हमारी मदद कीजिए, हम भूखे मर रहे हैं। और सरकार को जो मदद बॉर्डर पर रहते जो लोग हैं उनकी करनी चाहिए, सरकार वहाँ पर नहीं करती। और अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने
दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में बेटर तरीके से उसको कंट्रोल किया है। वहाँ पर संक्रमित लोग भी कम आए हैं, वहाँ पर डेथ्स भी कम हुई हैं, और उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात दूसरी स्टेट से अलग हैं। अब पंजाब के अंदर आप हरियाणा से भी अंदर आ सकते हो, आप राजस्थान से भी अंदर आ सकते हो, जम्मू कश्मीर से भी अंदर आ सकते हो, आप हिमाचल से भी अंदर आ सकते हो, दिल्ली से भी आ सकते हो, पंजाब। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ही गेट है जहाँ से दूसरे स्टेट्स के लोग वहाँ पर एंटर हो सकते हैं, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा लोग संक्रमित वहाँ जा नहीं पाए, फ्लाइट्स उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने सख्ती के साथ लॉकडाउन को लागू किया। दूसरी इकॉनमी की बात है, पंजाब समेत जितने दूसरे स्टेट्स हैं वो उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है अपनी सरकार चलाने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद मिलती है। उनके पास अपना रेवेन्यू नहीं भी आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद सहायता करती है। उनकी अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं हुई, उनके यहाँ कोरोना के केसेस इतने नहीं आए, क्योंकि एक ही गेट है यहाँ से उधमपुर से एंटर होने के लिए, और कहीं से आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए वो कोरोना के मामले में वो बाकी सारे देश से बेटर है, लेकिन जो उग्रवाद और सीमा पर गोलीबारी के मामले हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ की इकॉनमी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं अभी किया गया। नहीं हुआ है। अभी भी आप रोज़ देख रहे हो, रोज़ मिलिटेंसी की घटनाएं हो रही हैं, कहीं उग्रवादी मर रहे हैं, कहीं हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है उस पर अभी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। अगर हम कोरोना के माध्यम से देखें तो सर ने जो एक पॉइंट हमें दिया है कि जो एंट्री पॉइंट हैं वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो पंजाब के एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई प्रिकॉशंस ले, इस पोस्ट के ज़रिए वो इस चीज़ को ध्यान दें कि जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं हम उनके ऊपर इस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो शर्मा जी, जैसे कि आप योगाचार्य भी हैं, तो आपके लिए एक उपाधि लगी है योगाचार्य, तो आप योग के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताओ वो किस तरह से इस महामारी को थोड़ा अपनी गिरफ्त में लें या थोड़ा कंट्रोल कर सकें, कोई ऐसे योग जो उनकी सहायता कर सकें। देखिए, एक बात बड़ी साफ है कोरोना को लेके कि कोरोना एक वायरस है, और वायरस से हमारे शरीर को बचाने के लिए कुदरत ने इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में पैदा किया। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है उनको कोरोना कुछ नहीं कह सकता। पहली बात यह है कि वो उनको संक्रमित ही नहीं कर सकता। अगर वो संक्रमित हो भी जाए तो वो कम से कम उनकी जान नहीं ले सकता। नहीं, जैसे आजकल इम्यून सिस्टम तो वैसे ही बच्चों का बहुत वीक होता है, तो योग की कुछ हेल्प मिल जाए उनको। मैं वही बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम तरीका योग ही है, और योग में आसनों के अलावा प्राणायाम सबसे उत्तम तरीका है। अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं, उसमें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, ये प्राणायाम जो व्यक्ति रेगुलर करता रहेगा और कुदरती खाना खाएगा, उस आदमी को कोरोना नहीं होगा। अगर होगा भी तो आएगा, आके चला जाएगा, उसके फेफड़ों को खराब नहीं करेगा, उसको निमोनिया नहीं होगा, और उसके नीचे बाकी जो लंग्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, और वहाँ नहीं जा पाएगा। तो कोरोना से बचे रहना। कोरोना हो गया, मैं सबसे बड़ी बात है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लूट मच गई आज। आप जब से प्राइवेट अस्पताल जो हैं उन्होंने कोरोना का इलाज करना शुरू किया है, लाखों के बिल लोगों के बन रहे हैं। जिसको एक बार कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, वो जब अस्पताल में दाखिल हो जाए उसको लूटना शुरू हो जाता है, वहाँ पर कोई सिम्टम भी ना हो तब भी वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बिल दे के आ रहा है वापस। तो ऐसे में ज़रूरी यही है आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, निरंतर योग अभ्यास करें, और साथ में गिलोय का, तुलसी का, मुलट्ठी का काढ़ा मुनक्का डाल के, और अगर कासनी साथ में डाल ले तो और अच्छा है, वो आपके लीवर को मजबूत रखेगी। ये काढ़ा लेते रहे, साथ में आप योग अभ्यास करते रहें। थोड़े से आसन करें, आसन नहीं कर सकते थोड़ा जॉगिंग कर लें, थोड़ा डांस कर लें, उसके बाद प्राणायाम कर लें, तो कोरोना जो है वो आपको आएगा। मैं अपने दर्शकों को यही अपील करना चाहती हूँ कि जो योगाचार्य श्री वीरेंद्र शर्मा जी ने आपको एक छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें।
इन दिनों तो बिल्कुल ज़रूर करें अगर आप कोरोना से थोड़ी बहुत अपने आप को निजात पाना चाहते हैं या उससे थोड़ा बचाव रखना चाहते हैं। जैसे कि शर्मा जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, केसरी साहित्य संगम के भी शर्मा जी प्रधान हैं। तो किस तरह से आप जो आज के टाइम में साहित्य को आप किस तरह से हमारे समाज में प्रमोट कर रहे हैं, नए नए साहित्यकार आ रहे हैं, किस तरह से आप उनको आगे लेकर आ रहे हो मंच पर? देखिए, जो साहित्य है, जो इतिहास है, ये हमेशा जिंदा रखते हैं बहुत सी शख्सियतों को, बहुत सी बातों को, बहुत सी परंपराओं को, बहुत सी रिवायतों को। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी होती तो शायद आज भगवान का राम का नाम लोग भूल गए होते। अगर ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना नहीं की होती, श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की होती, तो लोग अब तक सब देवी देवताओं को भूल गए होते। इसी तरह से एक इतिहास है, एक साहित्य है, और एक जो साहित्य है वो हमारी परंपराओं को जीवित रखता है। जो साहित्य है शायरी में, कविता में, अगर आप पुराने हमारे ग्रंथ देखें तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो भी कविता में लिखी हुई है, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो भी कविता में लिखी हुई है। तो एक कवि छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की क्षमता रखता है। तो एक दोहे में कई बार आप देखेंगे पूरी जिंदगी का फलसफा जो है वो कह दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। 4 वेद और 6 शास्त्र मैंने पढ़ लिए, उसमें सिर्फ 2 बातें निकल के आई हैं। क्या? सुख दीजिए सुख होत है, दुख दीजिए दुख होत है। अब ये एक दोहे में जिंदगी का सारा फलसफा लिख दिया। तो ये एक बड़े ग्रंथ में, वेदों में जो बात लिखी गई उसको एक दोहे में एक कवि लिख सकता है। तो ये साहित्य जीवित रहे, कविता जीवित रहे, गज़ल जीवित रहे, दोहे जीवित रहे, छंद जीवित रहे, चौपाइयाँ जीवित रहे, ये सब चीज़ें जो हैं कोई ना कोई संस्था जो है वो इनको जीवित रखने में सहायता कर सकती है। तो पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से विजय चोपड़ा जी के संरक्षण में हमने ये शुरू किया हुआ है जो हमारा केसरी साहित्य संगम है। मैं उसका प्रधान सेवक हूँ। जोगिंदर कृष्ण शर्मा जी हैं हमारे साथ, सुनील कपूर जी हैं हमारे साथ, सुरजीत सिंह जी हैं, और बहुत शायर कवि हमारे साथ जुड़े हैं। तो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये शायरी आगे बढ़े, कविता आगे बढ़े, परंपराएं आगे चलती रहें, साहित्य चलता रहे, इतिहास चलता रहे, और हमारी जो गौरवमयी गाथा है वो सब चलता रहे। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, बहुत टाइम पहले, लगभग 7-8 महीने पहले शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तब इन्होंने बताया था कि एक सपने में ही बजरंगबली ने इनको दर्शन दिए थे, और तब से लेकर आज तक ये बालाजी का कीर्तन करते हैं। और वो 15 दिन बाद, महीने बाद, वो जो कीर्तन है वो तब से लेके आज तक निरंतर चल रहा है। और हम यही कहेंगे कि ये इसी तरह से जो हमारी हिंदुइज़्म है इसको आगे बढ़ाते जाएं, हमारे धर्म को जो है वो आगे बढ़ाते जाएं। तो सर, आप लाल केसरी संस्था के साथ भी जुड़े हैं, उसके भी प्रधान हैं। तो आप किस तरह से समाज में अपनी सहायता दे रहे हो, अपना योगदान कर रहे हो, इसके विषय में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मुझे मेरे माता पिता से, मेरे गुरुओं से एक ही शिक्षा मिली है कि धर्म और समाज की सेवा, ऐसे लोग जिनको सहायता की ज़रूरत है उनकी सेवा किसी भी प्रकार से करते हैं। तो मेरे अध्यात्म गुरु, मेरे राजनीति के गुरु, मेरे समाज सेवा के गुरु, अलग अलग गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन सब की प्रेरणा से जहाँ जहाँ भी कहीं सेवा करने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है, जो मेरी क्षमता में हो, जो मेरा सामर्थ्य हो, उसे मैं अपने साथियों के साथ मिलकर करता रहता हूँ। और मेरे साथी बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, उनकी वजह से हमारे ये निरंतर हमारे काम चल रहे हैं। लाल केसरी सेवा समिति जो है उसमें हम ज़रूरतमंद जो बहनें हैं, विधवा बहनें हैं, उनको हम हर महीने राशन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन धन के अभाव से कोई कमियां नहीं पढ़ पाते, उन्हें हम सहायता करते हैं। और जो आपने बालाजी के सत्संग की बात की है, दरअसल मेरी माता जी
हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी। मैंने उनसे सीखा और वो हनुमान चालीसा हमारे, मैं क्योंकि रामनवमी उत्सव कमेटी में भी हूँ जिसके प्रधान विजय चोपड़ा जी हैं, वहाँ जब हम मीटिंग शुरू करते हैं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसके बाद हमारी मीटिंग जो है वो प्रारंभ होती है। तो वो ही हनुमान चालीसा मैं पढ़ता था तो एक दिन अचानक हनुमान जी सपने में आए और आके कहने लगे कि ये जो हनुमान चालीसा उसकी धुन कब बन गई, कैसे बन गई मुझे नहीं पता, अपने आप ही उसकी धुन बनी है, क्योंकि मुझे संगीत का बहुत ज्ञान नहीं है, मैं कोई कंपोज़र नहीं हूँ कि मैं धुन कंपोज कर सकता, लेकिन बन गई और बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर धुन बन गई अपने आप ही। तो वो बालाजी ने आगे कहा कि ये सुंदर है, इसको तुम घर घर पहुँचाओ। तो वो साथियों को मैंने बताया, साथियों ने कहा ठीक है। तो अब हमने शुरू किया था, महीने में 2 बार हम वो करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से अभी रुका हुआ है। तो बालाजी कृपा करें, जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा फिर वो शुरू कर देंगे। बीच में कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कह देते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और हम उसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं, पैसा सब उन्हीं का दिया हुआ है, वो धन के लिए नहीं करते हैं, बस बालाजी का आदेश है उसको करते हैं। तो जब तक सांस है करते रहेंगे। सर, पंजाब फोकस चैनल के थ्रू आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, मैं अदना सा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी, मैं संदेश कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं अगर संदेश मेरा है तो जो तुलसीदास जी का दोहा मैंने पढ़ा है वही संदेश सबके लिए है। सुख दीजिए सुख होत है, दुख दीजिए दुख होए। सुख दीजिए आपके जीवन में सुख आएगा, दुख दीजिए आपके जीवन में दुख आएगा। लेकिन एक छोटी सी बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग एक बात कहा करते हैं, उलाहना देते हैं, जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब ये मेरे पास आ जाता है, आगे पीछे नहीं आ जाता। कोई काम कराने आपके पास आ जाए, कोई सहायता लेने के लिए आपके पास आ जाए, कोई मदद लेने के पास आ जाए, ये मत कहिए कि इसको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आया। आप भी जब ज़रूरत पड़ती है तभी किसी के पास जाते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप किसी के पास जाते हो, तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ी है तो कोई आपके पास आया तो उसे ये उलाहना मत दीजिए कि इसको मेरी ज़रूरत समय मिलने आया है, वो आया है, उसकी मदद कीजिए अगर आप कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, दिन में आप कभी लाइट जलाते हो? नहीं जलाते। बिल्कुल नहीं। जब अंधेरा होता है तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है तभी तो लाइट जलाते हो ना। तो आप अगर अंधेरा होने पर, लाइट आने पर, ज़रूरत पड़ने पर लाइट जलाते हो, तो कोई जिसको आपकी ज़रूरत पड़ी है वो ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आया है, तो गिला मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, उसका काम कीजिए, उसकी मदद कीजिए। ये मत सोचिए कि ये काम करने पर ही मेरे पास आता है। आप भी जब काम पड़ता है तभी आप किसी के पास जाते हो, आप भी जब अंधेरा होता है तभी लाइट जलाते हो। इसको हमेशा सोचें। हमारे दर्शकों को शर्मा जी ने एक एग्जाम्पल ये बहुत बढ़िया दी है कि जब ज़रूरत होती है तभी हम लाइट को ऑन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो आप अपना भी माइंड में एक ही चीज़ लेकर चला करो कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी के पास जाते हैं, कभी उलाहना मत दो। ये शब्द इन्होंने बहुत अच्छे कहे हैं और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि सच में इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर लें। और नेक्स्ट टाइम, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि ये एक फेमस कवि भी हैं, नेक्स्ट टाइम कभी हमें सर मौका मिला तो हम आपकी कविताएं अपने दर्शकों के रूबरू ज़रूर करवाएंगे।